जय हिंद। हम क्लास 10 का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए हम पिछले लेक्चर में आपको हम ओम के नियम के बारे में बताए थे। इस लेक्चर में ओम का नियम का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, तो आप जब तक ओम का नियम नहीं समझेंगे तब तक ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आप ज़रूर से ओम के नियम का वीडियो देख लीजिएगा, या आपको अगर आता है तभी ये लेक्चर देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ऐसे कि पूरा ये ओम के नियम पे ही बेस्ड है पूरा जो है। तो चलिए हम समझते हैं कि प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध क्या होता है। तो पहले इसमें वर्ड का मतलब समझो बाबू। वर्ड देखो, यहाँ पे प्रतिरोधक दिया है। प्रतिरोधक का मतलब क्या है हम आपको बताए हैं। प्रतिरोध का मतलब, कौन सी का मतलब बताए हैं? प्रतिरोध का मतलब, प्रतिरोध का मतलब। लेकिन प्रतिरोधक का मतलब हम नहीं बताए हैं आपको, है ना? कहेंगे ना आप कि प्रतिरोध का मतलब आप तो बताए थे, प्रतिरोधक का मतलब नहीं बताए थे। तो देखो बाबू, प्रतिरोध कौन सी होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है कि रोकने का गुण, रोकने का गुण। जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी आगे बढ़ता है, कहीं भी अगर जाएगा ना, आगे जाएगा तब इन्हों लोग रोकेंगे, पीछे आएगा तब इन्हों लोग रोकेंगे। वैसे ही क्या होता है, जैसे आप अगर किसी चीज़ में, किसी फील्ड में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, अभी मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, आप हाई स्कूल में ला दिए आप 99%, तो आपका पड़ोसी जलने लगेगा, पीछे करने के चक्कर में होगा। अगर आप नहीं ला पा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, तभी भी आपको फेलो नहीं होने देगा, तब वो आपको मतलब ताना मारेगा। तो ये दोनों तरफ से नहीं होने देता है, मतलब विरोध करता है। सेम वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि धारा जो है ना, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है जो, उसका विरोध होता है। और विरोध करता कौन है? तो विरोध करता है जो हम अपने घर में तार लगाते हैं, वही तार उसका विरोध करता है, उसको बहने नहीं देता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देता है, उसका विरोध करता है। और उसी विरोध करने के गुण को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। इसके बारे में हम डिटेल से पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध चालक का गुण है। जो तार हम अपने घर में लगाए हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसका गुण है। वो क्या करता है? अपने अंदर से धारा को जाने ही नहीं देता है, इलेक्ट्रिसिटी को न फ्लो होने से रोकता है, उसका विरोध करता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ठीक, तो विरोध करता है, वही विरोध करने का गुण प्रतिरोध कहलाता है। अब होता ये है कि प्रतिरोध तो ये समझ में आ गया, गुण है, प्रॉपर्टीज है तार का। लेकिन है प्रतिरोधक कौन सी है? तो देखो बाबू, प्रतिरोधक यानी इसको बोलते हैं रेसिस्टर। क्या बोलते हैं? रेसिस्टर। ये होता है, एक युक्ति होता है रेसिस्टर। क्या होता है? एक युक्ति होता है, एक यंत्र होता है। आपके स्क्रीन पे हम इमेज लगा देंगे रेसिस्टर का। ठीक, देख लीजिएगा, उसमें दिख रहा होगा आपको एक छोटा सा यंत्र है, बहुत छोटा है। वो क्या होता है? किसी भी सर्किट में लगा होता है, आपके फ़ोन में लगा हुआ है, हर एक चीज़ में, आपके फ़ोन के चार्जर में लगा हुआ है, हर एक चीज़ में। एलईडी लाइट जो है उसमें लगा हुआ है, पंखा जो छत पंखा है उसमें तो नहीं, लेकिन जो आपके 12 वोल्ट के पंखे आते हैं, छोटे छोटे पंखे जो आते हैं उसमें लगा हुआ है। हर एक सर्किट में लगा हुआ है, लगभग हर एक सर्किट। जितना सर्किट बनाया गया है ना, जितना मतलब कि जैसे इंडक्शन हो गया, ये सब जितने सर्किट वगैरह हैं, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, इन सब में जो है ना इस रेसिस्टर का प्रयोग होता है। और ये काम क्या करता है? तो बाबू ये धारा का विरोध करता है। तो इसको लगाने का ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है? भाई तार नहीं लगा देते, तार भी तो धारा का विरोध करता है, इसको लगाने का क्या ज़रूरत पड़ा? तो देखो, जो तार होता है ना, धारा का उतना विरोध नहीं कर पाता है। अब विरोध हमको कराने का ज़रूरत काहे पड़ा? तो ज़रूरत इसलिए पड़ा कि जो कम पावर के इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, जैसे मैं अब मान लो एगो हेती चुकी बल्ब है, छोटा सा है, उसको जलाना है हमको डायरेक्ट लाइट से, तो उसको एक के बार प्लग में खोस देंगे नहीं ना, पहले उसको कम लाइट करके तब देंगे। काहे? कैसे कि उसके पावर के अनुसार उसको लाइट मिलना चाहिए। एगो छोटी चुकी बल्ब आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसका इमेज देखिएगा। तो छोटका बल्बों को जलाने के लिए हमको सीधा डायरेक्ट सर्किट में खोस देंगे, जो लाइट आ रहा है उसमें प्लग में खोस देंगे नहीं। काहे? कैसे कि भड़क जाएगा, उसका उतना क्षमता नहीं है। ठीक, तो उसके लिए रेसिस्टर का उपयोग किया जाता है। रेसिस्टर क्या करता है? उसको उसका पावर देता है, मतलब कि ये जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसका पावर ज़्यादा है, हाई है। अब उसको लो करेगा रेसिस्टर, क्या करेगा? उसको लो करके और उस बल्ब को देगा, छोटका बल्बों को देगा, तो बल्ब जलने लगेगा, भड़केगा नहीं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को नष्ट होने से बचाने के लिए, उसको मतलब कि खराब होने से बचाने के लिए प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है, जिसको रेसिस्टर बोलते हैं। और प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं।
ये एक प्रॉपर्टीज है, मतलब गुण है। और ये प्रतिरोधक क्या है यानी रेसिस्टर क्या है, तो रेसिस्टर एक युक्ति है, एक मतलब कंपोनेंट है, समझ रहे हैं, ठीक। ये क्या करता है, तो धारा का विरोध करता है। अब काहे हम यहाँ पे तार नहीं लगा सकते थे, ये जो प्रतिरोधक है ये धारा का विरोध करके उसको कम कर रहा है, मतलब धारा बह रहा है तो उसको रोक रोक के उसको कम कर रहा है। और तार वो हुए करता है, तार जो है हमारे पास वही करता है, तार जो है धारा का विरोध करता है। लेकिन देखिए होता ये है कि तार जो है ना उतना ज़्यादा विरोध नहीं कर पाता है, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, मतलब वो धारा को ज़्यादा बहा सकता है, उतना विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन अब हमको यहाँ पे छोटका एलईडी जलाना है और इसके लिए बहुत कम धारा चाहिए, बहुत ज़्यादा धारा का विरोध करने वाला कोई तार चाहिए, है कि नहीं। जब बहुत ज़्यादा विरोध होगा तब धारा धीरे धीरे कम हो जाएगा कि नहीं। अगर आप खूब तेज दौड़ रहे हैं, आपको बालू में दौड़ा दिया जाए तो बालू आपका विरोध करने लगेगा, आपका चाल धीरा हो जाएगा। सेम वैसे ही धारा के साथ होता है, धारा बह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, लेकिन हमको उसको धीरा करना है, उसका पावर कम करना है। तो क्या करेंगे, उसके रास्ता में अवरोध लगा देंगे। अवरोध का मतलब कि कोई उसका विरोध करे। तो विरोध करने वाला तार तो है हमारे पास, जितने भी तार हैं ये सब धारा का विरोध करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का विरोध करते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं विरोध कर पाएंगे जिससे कि छोटा सा बल्ब का पावर मिल सके, मतलब पावर हाई ही रह जाएगा, बहुत कम होगा पावर में, ठीक। जो हम प्लग में लगाएंगे अगर तार, तो तार उतना धारा का विरोध नहीं कर पाएगा जिससे जो लाइट है, जो लाइट हमको जलाना है उसके इतना पावर नहीं मिल पाएगा, बल्कि पावर ज़्यादा मिलेगा हमको। तो इसके लिए एक युक्ति लगाते हैं, एक मतलब एक युक्ति समझते हैं ना, एक यंत्र लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक। इसको रेसिस्टर बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखो इसका जो इमेज है आप देख ही रहे होंगे, और इसका साइन हम ऐसे बना देते हैं, ये हो गया प्रतिरोधक का साइन, ठीक। आपको हम इसका साइन भी बता चुके हैं। हम मान लीजिए हम बोर्ड पे ऐसे प्रतिरोधक खींचें तब तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए इसके लिए बना दिया गया एक साइन कि इसे बस लहरिया कट मार दो, हो गया प्रतिरोधक रेसिस्टर, ठीक। तो जहाँ भी ऐसा साइन देखिएगा समझ जाइएगा कि ये रेसिस्टर का साइन है, ठीक। तो ये रेसिस्टर का साइन है यानी प्रतिरोधक का साइन है, रेसिस्टर इसको बोला जाता है। अब देखिए, अब हम समझ गए कि प्रतिरोधक क्या है, एक युक्ति है। अब इसके निकाय का प्रतिरोध, अब इसका सिस्टम बनाया जाता है। देखिए सिस्टम काहे लिए बनाया जाता है, प्रतिरोधक जो है ना उसका पावर अलग अलग होता है। क्या होता है, पावर अलग अलग होता है। जैसे 100 ओम का हो सकता है, 220 ओम का। देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम ही ना होता है, तो प्रतिरोधक जो होता है उसका पावर अलग अलग हो सकता है। अब कोई जो प्रतिरोधक होता है उसका पावर 1 किलो ओम होता है, कोई होता है उसका 100 ओम होता है, अलग अलग मतलब प्रतिरोधकों का पावर अलग अलग होता है। अब हमको किसी अगर सिस्टम में, किसी सर्किट में इस प्रतिरोधक को लगाना है, मान लीजिए कि इस प्रतिरोधक को लगाना है, 220 ओम का प्रतिरोध है ये, ठीक। अब हमको चाहिए था यहाँ से 220 वोल्ट का धारा भी आ रहा है, 220 वोल्ट का धारा भी आ रहा है, ठीक। अब हम क्या किए, एक बल्ब जोड़े इसमें। इस बल्ब को चाहिए था बहुत कम लाइट चाहिए था, बहुत कम पावर चाहिए था, लेकिन ये जो रेसिस्टर है ये उतना कम नहीं कर पा रहा है, बहुत कम, मतलब कि उतना कम नहीं कर पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि एगो नहीं काम कर रहा है, दूसरा 2 गो लगाएंगे, 2 गो काम करेगा कि नहीं। तो ऐसे 2 गो 3 गो जोड़ेंगे तो उसी को बोल देते हैं सिस्टम। क्या बोल देते हैं, सिस्टम। तो किसी सिस्टम का यानी निकाय का प्रतिरोध हम कैसे निकालें, सिस्टम यानी निकाय। तो जब 2 गो 3 गो जोड़ोगे बाबू तो निकाय बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जैसे हमारे शरीर में 2 गो हाथ जुड़ गया तो हम एगो सिस्टम हो गए हैं, हम कहलाने लगे हम मनुष्य। क्या कहलाने लगे हैं, मनुष्य यानी मानव, जानवर तो नहीं है, तो मतलब मानव कहलाने लगे हैं। तो ये ऐसे ही सिस्टम का मतलब कई चीज़ें जुड़ जाएंगे। इसी में क्या होगा, हम इस सर्किट में क्या करेंगे, प्रतिरोध कई ठे जोड़ देंगे। काहे से कि हमारा काम जो है एक प्रतिरोधक से नहीं हो पा रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, कई को प्रतिरोधक जोड़ देंगे। अब देखिए हम इस लेक्चर में फ्लो में कभी बोल देंगे प्रतिरोधक को, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम प्रतिरोधक को ही प्रतिरोध कभी कभार बोल सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए ये हो गया आपका प्रतिरोधक। आशा है कि आपको समझ में आया कि प्रतिरोधक क्या है। प्रतिरोधक एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, एक इलेक्ट्रिक युक्ति, ठीक, जो क्या करता है, धारा का विरोध करता है। किसी सर्किट में हम इसका प्रयोग इसलिए करते हैं जब बहुत कम धारा की जरूरत होती है, बहुत कम पावर को कम करना है, तो क्या करेंगे, रेसिस्टर लगा देंगे, बस इतना ही,
ठीक, अगर आपके मोबाइल चार्जर में पावर कम होके आता है, 220 वोल्ट से सीधा 5 वोल्ट आता है, तो उसमें दुइये गो चीज़ काम करता है, एगो ट्रांसफार्मर, एगो प्रतिरोधक, और ये कोनो चीज़ इसका मतलब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता धारा का, बस यही दोनों हैं जो कम कर सकते हैं धारा को। तो एक हो गया ट्रांसफार्मर आपके सिलेबस में है नहीं, और दूसरा होता है प्रतिरोधक जिसको हम रेसिस्टर बोलते हैं। तो आपके मोबाइल चार्जर में यही लगा होता है। अब चलिए समझते हैं, आपके चार्जर में देखे होंगे कई ठे लगा होगा, कहीं ऐसे कई वो लगा होगा, इससे कई, तो उसी को हम सर्किट में देख रहे हैं कि कई ठे लगा है, और उसी कई ठे को मिला करके हम एक बोल दे रहे हैं सिस्टम यानी निकाय। तो ये कैसे कैसे जुड़ सकते हैं, किसी सिस्टम में कैसे कैसे जुड़ सकते हैं? तो बाबू ये किसी सिस्टम में जो प्रतिरोधक हैं दो तरह से जुड़ सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से जुड़ सकते हैं। एक को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, 3 गो नाम दूसरे का होता है। तो पहला पढ़ लिया जाए कि पहले तरीके से कैसे जोड़ा जाता है। बाबू देखो, एक मान लो एक ये प्रतिरोधक है, दूसरा ये है, ठीक, तीसरा ये है। अब तीनों को उठा के हमको किसी सर्किट में जोड़ना है, तो किसी सर्किट में हम इन तीनों को दो ही तरीके से जोड़ सकते हैं। कितने तरीके से? दो ही तरीके से। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। यही दो तरीका है हमारे पास। तो हम क्या करें, हम पहला तरीका सीखते हैं श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ें। तो देखो बाबू, श्रेणी क्रम जो है ना कुछ नहीं है। आप शादी होते हुए देखे हो कि नहीं देखे हैं? तो देखिए, शादी होते समय फेरा लिया जाता है, तो जो फेरा वाला जो बनाता है, क्या बनाता है? गठबंधन होता है कि नहीं? तो जो गठबंधन है उस श्रेणी क्रम में होता है। तो ब्याह जब होगा आपका, तो आप कौन ही बंधन में बंधेंगे? कौन ही क्रम में बंधेंगे बाबू? श्रेणी क्रम में। कौन ही बंधन में? श्रेणी क्रम में। तो गठबंधन जो होता है श्रेणी क्रम में होता है। सेम वैसे ही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ेगा? देखो, तो श्रेणी क्रम में आप जुड़े होते हैं तो कैसे रहते हैं? आगे पीछे। अब कभी दुल्हवा आगे रहता है तो कभी दुल्हनिया आगे रहती है, ठीक, तो अब मतलब आगे पीछे ही रहते हैं, और यहाँ से जुड़ा होता है, गठबंधन हुआ रहता है, ठीक। तो ये गठबंधन कैसा है? देखो, इसका पीछे वाला यानी दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से, इसके साड़ी के पल्लू से जुड़ा होता है कि नहीं? तो ये गठबंधन जो है श्रेणी क्रम, ऐसे ही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे? तो बस एगो का पूंछ और एगो का ऐसे, देखिए ऐसे जोड़ देंगे, हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में लाइन से जोड़ते जाइए, लाइन से जोड़ते जाइए। क्या हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कैसे जोड़ा जाएगा, ठीक। तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में कुछ नहीं होता है, प्रतिरोध को क्या करेंगे? ऐसे लाइन से जोड़ते जाएंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए ऐसे नहीं लिख देंगे प्रतिरोधकों को लाइन से जोड़ते जाएं तो हमारा क्या हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन। ऐसे नहीं लिख पाएंगे, नहीं, हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, पढ़ के समझ नहीं पाएंगे। तो अब क्या करते हैं, देखिए, ये मान लेते हैं एक प्रतिरोधक है। देखो, ये एक प्रतिरोधक है, ये एक प्रतिरोधक है, 3 प्रतिरोध आप देख रहे हैं, प्रतिरोधक देख रहे हैं, सॉरी, देखिए 3 प्रतिरोधक देख रहे हैं। ये पहले का पहला सिरा है और ये पहले का दूसरा सिरा है। यहाँ पे दूसरे प्रतिरोधक को देखिए, तो यहाँ पे दूसरे प्रतिरोधक का ये पहला सिरा है और ये क्या है? दूसरा सिरा है कि नहीं? यहाँ पे भी तीसरे का देखेंगे तो यहाँ पे पहला सिरा, यहाँ पे दूसरा सिरा, दुइये को सिरा होता है प्रतिरोधक में। अब देखो, अब इसको लिखते समय क्या लिखेंगे? लाइन से जोड़ दे रहे हैं तो लिखेंगे जब प्रतिरोधकों को ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोधक को, देखो है पहला प्रतिरोधक हो गया, है दूसरा प्रतिरोधक हो गया, है तीसरा प्रतिरोधक हो गया, है ना। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे ऐसा संयोजन मतलब समझते हैं ना, गठबंधन का है, संयोजन है, वैसे ही इसका कॉम्बिनेशन कर देंगे, संयोजन कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोधक का, कौन से प्रतिरोधक का? पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ दो, ठीक, और दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले से, मतलब दूसरा पहला से ऐसे जोड़ते जाओ। क्या हो गया? श्रेणी क्रम। अब 4-5 वो जोड़ना है, कौ वो जोड़ना है? जोड़ते जाओ, बस दूसरा को पहला से जोड़ना, ठीक। तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, देखो
यहाँ पे ये एक प्रतिरोधक हो गया, यहाँ पे ये एक प्रतिरोधक हो गया, यहाँ पे एक प्रतिरोधक हो गया। दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, देखो यहाँ पे इसका दूसरा प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तो एक में जुड़े हो। इसका इस दूसरे प्रतिरोध का दूसरा, इस तीसरे का पहला, देखो पहले सिरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा अन्य सभी प्रतिरोध, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, पहला प्रतिरोधक दूसरा सिरा, ठीक, दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से दूसरा प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हो, ठीक, तथा दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोधक है इसका दूसरा सिरा है, दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, इसके पहले सिरे से जुड़ा हो, तथा अन्य प्रतिरोध, अगर आप आगे जोड़ना चाहते हैं तो इसे जोड़ते जाइए, इसे जोड़ते जाइए, तो अन्य प्रतिरोध सभी इसी प्रकार जुड़े हों, तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आशा है कि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है इसके बारे में आपको पता चल गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब हमको करना क्या था, तो हमको करना यही था कि सिस्टम का पूरा प्रतिरोध निकालना था। क्या निकालना था? प्रतिरोध निकालना था। प्रतिरोधक को जोड़े हैं, क्या किया है? प्रतिरोधक को जोड़े हैं। अब इसका पावर निकालना है कि जब तीन को जोड़े तो हमको कितना पावर है इसका, मतलब तीनों का मिला करके कितना पावर बना, कितना धारा का विरोध कर सकते हैं सब। देखो जितना प्रतिरोधक का पावर ज्यादा उतना धारा का विरोध करेंगे सब, है ना। तो ये तीन को जोड़े तो प्रतिरोधक का कितना पावर हुआ, तभी ना पता चलेगा धारा कितना विरोध की। जितना धारा कम रहेगा उतना प्रतिरोध ज्यादा है, मतलब ठीक है ना हुआ कि प्रतिरोध अगर बढ़ाओगे तो मतलब धारा को रोका जा रहा है, रोका जाएगा तो धारा कम हो जाएगा। तो प्रतिरोध कितना हो गया इसी को अब निकालना है, इस सिस्टम का प्रतिरोध निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो पहले आपको याद होना चाहिए, ओम का नियम, ओम्स लॉ जिसको बोलते हैं। हम पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से। देखिए अब यहाँ पे हम ओम का नियम यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ याद कर लीजिए कि श्रेणी क्रम में जब भी कोई चीज़ श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो उन सभी युक्तियों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा बाबू? अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। अब देखो कैसे, विभवांतर का मतलब कि दो सिरों के बीच का अंतर। क्या हुआ? दो सिरों के बीच का अंतर। अब यहाँ से देखा जाए तो ये सिरा है, ये सिरा है, इसके बीच का विभवांतर क्या है? भी है। खत्म। बैटरी का विभवांतर है, खत्म। मतलब कि बैटरी मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट इसका विभवांतर हो गया, खत्म। यही है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, विभवांतर इन दोनों सिरों के बीच का कितना हो गया? इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी वोल्ट, 12 वोल्ट भी हो सकता है, कितना हो सकता है? तो हम भी मान लिए यहाँ पे, तो भी वोल्ट हो सकता है इन दोनों सिरों के बीच। लेकिन यही दो सिरा के बीच देखो कई गो सिरा बना दी, है कि नहीं? देखो यहाँ पे ये पहले प्रतिरोधक का पहला सिरा और दूसरा सिरा, फिर दूसरे का पहला और दूसरा, तो ये देखो कौ सिरा बन गया? 1 2 3 4 गो सिरा बन गया। मतलब कि विभवांतर अब बंट जाएगा। अब मान लो 2 गो आदमी हैं, 4 गो आदमी, मान लो 4 गो आदमी हैं, 4 गो आदमी को दो जगह, मतलब 2 जगह ही खड़ा करना है, तो 2 आदमी को एक जगह खड़ा कर दो, एक जगह, ठीक। अब मान लो कि उन्हीं आदमी को 4 जगह खड़ा करना है, तो क्या होगा? घट जाएंगे आदमी। पहले 2 गो आदमी को एक जगह किए थे, अब 1 गो आदमी एक जगह ही हो जाएंगे, है कि नहीं? सेम वैसे ही यहाँ पे विभवांतर अलग हो जाएगा। काहे से कि सिरा ज़्यादा हो गया। यहाँ पे पहले जो सिरा था वो 2 गो था, लेकिन अब 4 हो गया, 1 2 3 4, तो विभवांतर बट गया। और बट गया मतलब कि सभी के सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग हो गया। तो हम मान लेते हैं कि पहले प्रतिरोध, हम मान लो हमको मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे विभवांतर कितना है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, क्या मानेंगे कि पहले प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर भी वोल्ट है, दूसरे प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर भी 2 है, और तीसरे प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर भी 3 है। ऐसे मान लेते हैं, ठीक। तो मानने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। लेकिन अब देखो धारा का मतलब क्या होता है? धारा का मतलब क्या होता है? तो धारा का मतलब यही होता है कि धारा जो है सीधा बहती है,
तो ये सीधा जा रहा है, तो धारा इसमें नहीं कुछ होगा, धारा में कोई अंतर नहीं आएगा, धारा चलता जाएगा। कैसे कि इसको तो सीधा रास्ता मिल रहा है, देखो ना, ऐसे सीधा चलता जाएगा। ऐसे अगर ऐसे बटना होता तो ऐसे बटता, दो रास्ता में अगर बटता तो धारा अलग अलग हो जाता है कि नहीं। लेकिन दो तार में ही बट नहीं रहा है, एक ही तार में जा रहा है, तो इसलिए धारा का मान सेम है। ठीक, धारा का मान क्या है, सेम है। तो इसमें धारा जो होती है, बहने वाली धारा समान होती है। कहाँ से कि कहीं रास्ता से जाना है, दो रास्ता से। अब मान लो कि धारा, अगर मान लो 4 आदमी हैं, 4 आदमी, ठीक, तो 4 आदमी को एक रास्ता से भेजोगे तो 4 आदमी जाएंगे। अब कहोगे कि नहीं 4 आदमी हैं लेकिन 2 रास्ता से जाओ, तो 2 आदमी जाने लगेंगे कि नहीं, 2 आदमी जाने लगेंगे। सेम वैसे यहाँ पे अगर एक रास्ता से जा रहा है तो धारा उतना ही है, लेकिन दूसरा का रास्ता जैसे बनेगा तो देखो धारा का मान अलग अलग हो जाएगा। इसमें I1 हो जाएगा मान लो, इसमें I2 हो जाएगा। यहाँ से मान लो 4 आदमी जा रहे थे, अब कहे कि नहीं अब 4 आदमी एक रास्ता पे नहीं, 2 रास्ता से चलो, तो 2 ये नहीं 2 ये नहीं, 2 चले जाएंगे तो कम हो जाएंगे आदमी। वैसे ही सेम यहाँ पे धारा के साथ हो रहा है, धारा भी कम हो जा रही है, धारा भी मतलब वैसे ही रह जा रही है। कहाँ से कि एक ही रास्ता है, दूसरा का रास्ता इसको नहीं बोला जा रहा है जाने के लिए। तो ये हो गया धारा, ठीक, ये हो गया आपका धारा। अब चलिए, अब हम समझते हैं इसका कॉम्बिनेशन का हम प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो बाबू इसमें पहले इस पूरे सर्किट में ओम का नियम लगाओ। क्या नियम लगाएंगे, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम होता है, ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से हम क्या निकाले थे, R बराबर V/I। इसमें V क्या है, तो वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक, बस इतना ही है, 3 चीज़ है, यानी कि वोल्टेज, यानी कि विभवांतर, धारा और प्रतिरोध, ये 3 चीज़ें हैं इस ओम के नियम। तो पहले प्रतिरोध के लिए, पहले हम पूरे सर्किट के लिए ओम का नियम लगाते हैं, पहले पूरे सर्किट के लिए। तो पूरे सर्किट में देखो, पूरा सर्किट में देखा जाए तो यही 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर है। ठीक, पूरा सर्किट के लिए हम प्रतिरोध को एक ही मान ले रहे हैं। ठीक, मान के चलो कि पूरा सर्किट में एक ही प्रतिरोध लगा हुआ है, जिसमें 2 मतलब बिंदु बनेंगे, विभवांतर क्या होगा, V होगा, खत्म। तो पहले अगर हम पूरे सर्किट के लिए विभवांतर अगर देखें तो V है, हम अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं ध्यान दें, हम कहें कि नहीं इसमें एक ही रेजिस्टेंस से लगा हुआ है, तो एक लगेगा तो सर्किट ऐसे बन जाएगा, है कि नहीं, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, है ना। तो एक सर्किट मतलब 2 ही सिरा, और 2 सिरा के बीच का विभवांतर वही होगा जो बैटरी देगा। तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, पूरे सर्किट के लिए निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए 1 मान लेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे विभवांतर हो गया V पूरे सर्किट के लिए, धारा इसमें तो I बह ही रही है, खत्म। लेकिन हम मान लेते हैं कि इसका प्रतिरोध, पूरे सर्किट का जो प्रतिरोध है, तीनों मिला करके एगो बन गए हैं सब, एगो का प्रतिरोध हम कह रहे हैं कि जो तीनों मिला के एगो बने हैं सब, उसका प्रतिरोध R है। ठीक, क्या है बाबू, R है। तो R मान लो कि इन तीनों का प्रतिरोध मिला करके R हो गया। हम मानने के लिए मान रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं है कि क्या होगा, तो हम मान ले रहे हैं कि तीनों प्रतिरोधक को निकाल के फेंक दिए, तीनों प्रतिरोधक को निकाल के फेंक दिए, और इनके जगह पे ऐसा प्रतिरोध लगाए कि तीनों का एक ही साथ पावर दे रहा है। मतलब देखो हम क्या किए, देखो यहाँ पे हम कहे कि ना 3 गो इतना लंबा सर्किट काहे के बनाएंगे, तो हम कहे कि ना एक ही सर्किट में एक ही प्रतिरोध रहना चाहिए, तो हम एक प्रतिरोध जोड़े जो इन तीनों के तुल्य है। तुल्य का मतलब देखो यहाँ पे हम क्या कि एक प्रतिरोध जोड़े जिसका प्रतिरोध R है, मतलब इन तीनों के पावर के बराबर है। इन तीनों जितना पावर से धारा को रोकेंगे सब, उतना ही पावर से एक अकेले रोकेगा। ठीक, तो इसको हम बना दिए और कहे कि इसका विभवांतर, इसमें बैटरी पहले से ही V वोल्ट का लगा हुआ था, अभी भी वोल्ट का लगा हुआ है, बस हम प्रतिरोध को इस तीनों को नोच के फेंक दिए, एगो ला के लगा दिए। ठीक, अब क्या कहे, देखो इसमें धारा पहले ही I बह रहा था, वोल्टेज यहाँ इन दोनों बिंदुओं के बीच का वोल्टेज कितना था, तो V था, कितना था, V था। अब देखो अब सब कुछ समान हो गया, क्या हो गया, समान हो गया। तो अब इसमें ओम का अगर नियम लगाएंगे तो इसमें ओम का नियम से हो जाएगा R बराबर V/I। हो गया कि नहीं हो गया, पूरे सर्किट के लिए। अब कह रहे हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस तो है नहीं, इसीलिए तो तीनों लगाए हैं, है ना। हम कहाँ से लाएंगे, एक रेजिस्टेंस है ये नहीं हमारे पास, तीनों इसीलिए लगाए हैं कि हमारे पास इतने पावर का एक रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब कहेंगे कि नहीं तब एक एक के लिए निकालें। तो हम क्या किए, ओम का नियम तीनों के लिए लगाए, हर एक प्रतिरोध के लिए। तो R1 बराबर हो जाएगा
देखो R1 में विभवांतर कितना है V1 और धारा कितना बढ़ रही है, सब में धारा समान है। तो देखो श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, विभवांतर अलग अलग रहता है। ठीक, तो देखो R1 प्रतिरोध के बीच का, R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, तो V1 वोल्ट, और इसमें धारा कितनी बह रही है, I। बस ठीक, ये पहले के लिए हो गया। दूसरे के लिए निकालो तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, तो V2 बटा I। ऐसे ही R3 बराबर कितना हो जाएगा, V3 बटा I। अब देखो यहाँ पे हम क्या किए, अगर सबको जोड़ दिए थे तो V आ गया था, मतलब V1 V2 और V3 ये तीनों जो बटाए हैं सब, इन सबको जोड़ दे तो इसके विभवांतर के बराबर आ जाएगा। ठीक, देख रहे हैं, इसे जोड़ दे तो तीनों के विभवांतर के बराबर आ जाएगा। तीनों जो है, तीनों का विभवांतर अगर जोड़ दें तो इसके बराबर आ जाएगा। कहा से कि इसी का विभवांतर बट करके ये विभवांतर बना है ना। अब मान लीजिए 4 गो आदमी है, अभी समझाएं, तो 4 गो आदमी को 2 जगह खड़ा करो, 4 जगह खड़ा करो, तो 4 जगह का मतलब कि एक एक आदमी है, लेकिन एक आदमी को जब जोड़ दोगे तो 4 आदमी बन जाएंगे, है ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी विभवांतर 3 है, अलग अलग है, लेकिन हम जोड़ेंगे तो जितना पहले था यही ना जाके इधर बटा है कि नहीं। तो यही जाके बटा है, तो जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, मतलब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना, ये हो जाएगा। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसी सूत्र में हम V का मान रखें, V1 का मान रखे, V2 का मान, V3 का मान, तो हमारा इस निकाय का, इस सिस्टम का पूरा प्रतिरोध निकल के चला आएगा। अब कैसे करें इसको, तो मतलब इसका मान हमको निकालना है। मेनली क्या निकालना था कि अगर हम इन तीनों प्रतिरोध को हटा करके एक प्रतिरोध जोड़े तो उसका पावर कितना होना चाहिए, या इन तीनों प्रतिरोध को मिलाकर कितना पावर बन रहा है, यही निकाल। वही पावर, जितना पावर बनेगा उतने पावर का हम एक प्रतिरोध लगा देंगे। ठीक, तो अब देखो, अब हम क्या करें, इसी सूत्र पे हम लगाएंगे, तो ये बन गया हमारा वोल्टेज का सूत्र। अब यहाँ से V का मान निकालो, V का मान हमको नहीं मालूम है, तो V का मान देखो, यहाँ से ये I जो है बटे में है, मतलब भगे में है, तो ये इधर जाके गुणे में हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा I इंटू R, है ना। सेम वैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये R1 बराबर V1 बटा I किस में है, भगे में, इधर जाके गुणे में हो जाएगा, तो V1 बराबर I इंटू R1, है ना। फिर यहाँ पे देखो I2 बराबर V2 बटा I2 किस में है, भगे में, इधर जाएगा गुणे में, तो V2 बराबर R2 इंटू I2। अब कहोगे कि इंटू यहाँ लगाए या नहीं लगा, तो बाबू इंटू लगाओ चाहे न लगाओ, यहाँ कोनो मतलब नहीं बनता। आप एगो बिंदुओं लगा सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं, आप नहीं भी लगा सकते हो तभी भी कोनो दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पे भी वैसे ही V3 बराबर R3 इंटू I इंटू R3 लिख सकते हैं। अब इन सभी को, इस सभी मान को इसमें रख दीजिए। क्या रखना है, तो V का मान कितना है, तो IR। V किसके बराबर है, IR के बराबर, तो IR बराबर V1 कितना है, तो V1 का मान कहाँ है, I इंटू R1 प्लस, बीच में कितना है प्लस, इसके बाद V2 कहाँ है, तो V2 यहाँ पे है R2 इंटू I, तो I इंटू R2 इसको लिख सकते हो ना, तो यहाँ पे हो गया। अब आगे चलो, V3 का मान, V3 किसके बराबर है, V3 I इंटू R3 के बराबर है, तो I इंटू R3 इसको लिख देंगे। अब देखो, अब देखते हैं कि इन सभी में कॉमन क्या है, कॉमन निकालना जानते हो ना, जो सभी में समान हो, तो सब में देखो I समान है ना, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो IR है बराबर, I को बाहर निकाल लेंगे, इन तीनों में I बराबर है, मतलब कॉमन है, एक ही चीज़ है। तो I इंटू यहाँ पे कॉमन जब भी लिया जाता है, जिसमें से भी कॉमन लेंगे उसमें भाग दिया जाता है। जैसे देखो, अगर इसमें है 4 और प्लस 2, इसमें अगर 2 कॉमन लोगे तो 2 कॉमन का मतलब 2 प्लस 1, मतलब ये कैसे आया, 2 कॉमन लेने का मतलब इसमें दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। कैसे, तो देखो, जिसमें से जिसको भी कॉमन लेंगे उसमें भाग दिया जाता है। जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और प्लस 2। अब इन यहाँ पे 2 सब में कॉमन है, तो यहाँ से हम 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2 और 2 से 1 2 गया, तो मतलब 2 बचा
और प्लस 2 से 1 2 गया, मतलब 1 बचा, 2 1 9 2। तो ऐसे करते हैं, सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे। आई से इसमें आई आर वन में भाग देंगे तो क्या बचेगा R1। काहे से कि आई से आई खत्म हो जाएगा, ठीक। प्लस फिर इसमें भी वही काम करेंगे तो आई से आई खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, यहाँ से R2 बचेगा। फिर यहाँ भी आई से आई मर जाएगा, R3 बचेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम इसको आगे यहाँ पे लिखते हैं, हम नीला से लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम क्या करें, अब हम यहाँ से I इंटू आर है, I इंटू आर। अब यहाँ पे I किस में है, कुछ नहीं है, गुणा है। तो गुणा को जब इधर इक्वल टू के इधर लाते हैं भगे में, मतलब आई आर बटा आई बराबर, यहाँ पे क्या बचा, यही बस बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। I से I मर गया, क्या बचा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही है आपका श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि जितने भी प्रतिरोधक जुड़े हैं उन सभी को मिलाकर के कितना पावर बन रहा है, कितना पावर बन रहा है। पावर का मतलब कि जितना ज़्यादा पावर होगा प्रतिरोधक का उतना ही ज़्यादा वो धारा का विरोध करेंगे, उतना ही ज़्यादा धारा को धीरा करेंगे, ठीक। इसे यहाँ पे इन तीनों प्रतिरोधकों का पावर कितना है, तो इन सभी प्रतिरोधकों के पावर का योग जब कर देंगे तो वही आ जाएगा तीनों प्रतिरोधक का पावर। जैसे मान लो कि ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 4 ओम का, ये 6 ओम का, तो सभी को जोड़ दीजिए, 6 4 10 2 12, ये तीनों को मिला करके कितना पावर जनरेट हो रहा है, तो 12 ओम। 12 ओम पावर का रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है, ऐसे निकाला जाएगा। सेम, बस कुछ नहीं है। देखो इसी फार्मूला के लिए, इस फार्मूला को आपके एग्जाम में पूछ देता है, इसीलिए हम यहाँ पे डिराइव करके आपको दिखाया है, ठीक। नहीं तो हम दिखाए नहीं होते, सीधा लिख दिए होते कि यहाँ से ये जितने प्रतिरोधक जुड़े हैं जोड़ दीजिए, बस खत्म बात, ठीक। तो यहाँ से आपको मिल गया इन तीनों प्रतिरोधकों का पावर कि कितना पावर जनरेट हो। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम इसको किए हैं। अब चलिए आगे हम चलते हैं, आगे हम समझेंगे समांतर क्रम संयोजन। लेकिन अगर इसमें हम समझें इस लेक्चर में समांतर क्रम संयोजन को तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। हम कुछ क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में करा देते हैं। देखो इस फार्मूले को एकदम ऐसे घेर लेना, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसके लिए ज़रूर ये एक क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, एक क्वेश्चन इसका ज़रूर पूछेगा। हम गारंटी के साथ बोलते हैं इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर एक एग्जाम में, हर एक मतलब हर साल आता है। अब चलो हम कुछ आपको क्वेश्चन करवाते हैं, न्यूमेरिकल्स कराते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है, देखो मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक सर्किट है। क्या है बाबू, एक सर्किट है जिसमें कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो 4 गो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो देखो यहाँ पे आप 3 गो जुड़े थे तो तीनों को जुड़ा, अब अगर 4 गो जुड़ा होता तो ऐसे ही कई गो हो जाता, तो डॉट डॉट प्लस आर एन, जितना जुड़ा है, एन का मतलब कि जितना नंबर में जुड़ा है, ठीक। तो आर एन, एन का मतलब जो गो जुड़ा है प्रतिरोध। अब मान लो कि 10 गो जुड़ा है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 प्लस R7 प्लस R8 प्लस R9 प्लस R10, ऐसे 10 तक जाते हैं। एन का मतलब नंबर कितना तक जुड़ा है, तो लास्ट नंबर एन का मतलब, ठीक। तो जितना जुड़ा है बस उतना है। यहाँ पे 4 प्रतिरोध जुड़ा है, ठीक। यहाँ पे दे रहा है कि ये 1/2 ओम का है, 1/2 ओम। पहले सिंपल कीजिए आप, पहले ये मान लीजिए 1 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये कह रहा है कि 4 ओम का है, ये कह रहा है 10 ओम का है, ये कह रहा है 25 ओम का है, ठीक। अब कह रहा है इसका प्रतिरोध निकालो, इसका पूरे सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध है, मतलब इन सभी का पावर निकालो कि सभी कितना पावर दे रहे हैं सब, मतलब कितना धारा का विरोध कर पा रहे हैं। जितना पावर ज़्यादा उतना ही धारा का विरोध करेंगे सब। अब देखो हम इसको लगाएंगे कैसे, तो इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, इसको मान लो R3, इसको मान लो R4, ठीक। मानने में क्या जाता है, हमारा सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस क्या होता है R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN, कितना तक जुड़ा है, बस यही है हमारा सूत्र। अब इसमें R क्या है, तो R जो है तुल्य प्रतिरोध है, मतलब इन सबका मिला करके कितना पावर होगा वही निकालेगा ये। तो R बराबर कितना हमारा आएगा, तो R1 कितना दिया हुआ है बाबू,
R1 यहाँ पे R4 ही तक है तो आप Rn मत लिखिए, यहाँ पे R4 लिख दीजिए, खत्म। ठीक, तो यहाँ पे R1 का मान कितना है 1 है, R2 का मान कितना है 4 है, R3 का मान कितना है 10 है, R4 का मान कितना है 25 है। अब इसको जोड़ दीजिए, आपका प्रतिरोध निकल के आ गया 25 10 कितना हो गया 35, 35 4 39 41 ओम, 40 ओम। इस पूरे सर्किट का प्रतिरोध निकल के आ गया, इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 40 ओम आ गया। ठीक, तो यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत तरह से। हम सभी तरह के क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, अब पूछ सकता है यहाँ पे कहेगा ये 1 किलो ओम का प्रतिरोध है, 1 किलो ओम। ये कहेगा कि 1/2 किलो ओम का है, 1/2 किलो ओम। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, ये है 4 ओम का, ये है 2 ओम का, ऐसे कर सकता है। तो अब कैसे निकालेंगे? तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, सेम वही फार्मूला। बस देखो, जो हम प्रतिरोधकों का मान रखेंगे वो बस ओम में होना चाहिए, किलो ओम में नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करें? तो करते कुछ नहीं है, बस देखो R1 का मान ना किलो ओम में दिया हुआ है, तो R1 कितना दिया हुआ है 1 किलो ओम। अब किलो, जहाँ भी किलो शब्द आएगा वहाँ 1000 से गुणा कर देना, तो 1 × 1000 किलो जहाँ भी आएगा ना उसके जगह यहाँ पे बस 1000 लिख देना, खत्म बात। कहीं भी आ जाए, कहीं भी किलो शब्द आ जाए वहाँ पे 1000 लिख देना। तो 1000 लिख दिए, किलो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पहले से ओम था, ओम लगा दो। किलो ओम था, बस किलो की जगह पे 1000 लिखे हो, तो बस किलो मर गया, ओम बचा है। अब कितना हो गया? तो ये हो गया 1000 ओम, 1000। ऐसे ही 1/2 किलो ओम बोल रहा है R2 कितना बोल रहा है 1/2 किलो ओम। 1/2 किलो ओम का मतलब 1/2 गुणे किलो का मतलब 1000। 1000 में 2 से भाग देंगे 500, तो 500 ओम ये आ गया R2। हमारा फार्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, चारे को प्रतिरोध है। अब जो दोनों है ये ओम में दिया हुआ है, तो हमको इसको चेंज नहीं करना, इसका यूनिट चेंज करना था, तो चेंज कर दिए। अब R बराबर क्या लिख सकते हैं? R1 का मान कितना है? तो R1 अभी हम निकाले 1000 है, प्लस R2 कितना है? तो R2 500 निकाले। ठीक, ये R3 कितना है? R3 देखोगे 4 ओम है, तो 4 प्लस कितना है ये R4, तो R4 2 ओम है। अब देखो 1000 प्लस 500 प्लस 4 प्लस 2 कितना आ गया? 1500, 4 और 2 6, 1506। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 1506। ये 1506 ओम का पूरा प्रतिरोध है, जो मतलब इन सभी का पावर कितना है? 1506 ओम। ऐसे हो गया आपका ये जो है प्रतिरोध। अब चलो, अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हल्का सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो आप बस कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना था, यहाँ पे ऐसे दे दिया है। अब यहाँ पे आपको कह सकता है कि मान लो कि बैटरी का जो वोल्टेज है, यहाँ पे हम खैर सेल बना दिए हैं इसके लिए, सॉरी। देखिए यहाँ पे ये बैटरी है, यहाँ पे ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव है, निगेटिव है। इसका जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, कह सकता है। इसमें जो धारा बह रही है 5 एम्पियर की बह रही है, इस पूरे सर्किट में धारा 5 एम्पियर की बह रही है। अब इसमें हमको कह रहा है कि इसके इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर है, मान लीजिए 2 वोल्ट। इस और इन दोनों के सिरों के बीच का विभवांतर 2 वोल्ट, ए और बी के सिरों का बीच का विभवांतर। फिर कह रहा है बी और सी के सिरों का बीच का विभवांतर 4 ओम। कितना कह रहा है? 4 ओम। फिर कह रहा है बी और सी के बीच का, अब फिर कह रहा है सी और डी के बीच का विभवांतर कितना है बाबू? तो सी और डी के बीच का विभवांतर है हमारा कितना? सी और डी के बीच का विभवांतर, मान लो कि यहाँ पे डी है, डी हम नहीं बनाया है, भूल गया। देखिए डी है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसके सिरों के बीच का विभवांतर 3 वोल्ट है, और फिर डी और ई के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है? तो ये भी कह रहा है 3 वोल्ट है। अब कह रहा है कि R1, R2 और R3 का मान ज्ञात करें, तो ये कैसे निकालोगे? तो ये इस फार्मूले पे नहीं होगा। आप चाहें तो इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कठिन हो जाएगा।
तो अब समझिए इस पे करेंगे तो वैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ओम का नियम क्या है बाबू? बाबू ओम का नियम कौन सी है? तो R बराबर V बटा I। इसी फार्मूले से इस सब का निकल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है R1, सॉरी देखिए यहाँ पे हम R2 लिख दिए। R1 हमको अगर R1 निकालना है तो क्या करेंगे, इसके सिरों के बीच कितना विभवांतर है बाबू? देखो 2 वोल्ट है। कितना धारा बहेगा? तो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में सभी धाराएं बराबर होती हैं, तो मतलब 5 एम्पियर धारा बहेगा। तो इसका प्रतिरोध कितना हो गया? यहाँ पे अगर हम काटे इसको तो पॉइंट में आ जाएगा। आप 5/2 ओम भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 0 कितना आ जाएगा 0.4। ऐसे पॉइंट में लिखा जाता है ज़्यादातर, तो आप भाग दे सकते हैं 2 में 5 से। देखो कैसे देंगे, देखो गधा लोग, देखो यहाँ पे कैसे देंगे। 5 पॉइंट लगाए, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा। 0 के पहले पॉइंट के पहले कितना 0 लगाओ, कौन मतलब नहीं बनता है, तो 0 लगा भी सकते हैं आप, पॉइंट के पहले नहीं भी लगा सकते हैं। अब पॉइंट लगाए 0 बढ़ गया, 5 चौको 20, ठीक, कट कुट गया, कितना आ गया 0.4। और 0.4 को अच्छा लगने के लिए पहले आएगा 0 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0.4 ओम, ठीक। तो यही ऐसे आंसर आएगा। अब दूसरा देख लेते हैं R2 कैसे होगा। तो R2 में कितना जो मतलब R2 का जो, देखो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, 4 ओम नहीं लिखना था, 4 वोल्ट लिखना था। R2 में जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट है, तो 4 बटा कितना धारा बह रहा है 5। देखो मार्कर यहाँ पे आज चल नहीं रहा है, 4/5 ब्लैक मार्कर से लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ 4/5। तो कैसे लगाएंगे, 0 कितना आ जाएगा 8। कैसे किए, तो ऐसे ही जैसे इसको किए, 5.40 आ गया, 5/40, ठीक, ये हो गया, कट गया, कितना 0.8। 0 लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, तो आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, हो सकता है। अब R3 कितना निकालेंगे, तो R3 आपका आ सकता है, आपका R3 में वोल्टेज कितना है, तो 3 वोल्ट है, और धारा कितना बह रहा है, तो सब में 5 एम्पियर की धारा बह रहा है, 0.6 ओम। आप इसको हल कीजिएगा आप अपने मन से, ठीक। चौथा कितना आएगा, तो चौथा में भी 3 वोल्ट का धारा बह रहा है, 3 वोल्ट है और 5 एम्पियर की धारा है, कितना आएगा 0.6 ओम, ठीक। तो ये आ गया आपके सभी प्रतिरोधकों का मान। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर कहेगा, अब ऐसे देकर अब फिर कह सकता है कि इस निकाय का पूरा प्रतिरोध निकाल, तब कौन सी लगाओगे। तो R1 R2 R3 हमको निकाल लिए, अब क्या करना है, मान लो कह दिया है कि पूरे सर्किट का प्रतिरोध निकालो। पहले तो हमको प्रतिरोध है नहीं मालूम था, ये कहो R1 R2 R3 नहीं मालूम था, निकाल दिए। अब कह रहा है कि R निकालो, तो R बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3 + R4। अब जरूरी नहीं है 4 को देगा, 5 को दे सकता है, कई को दे सकता है, इसमें तो 4 को है तो 4 को रहेगा। अब यहाँ पे R1 का मान कितना हम निकाले हैं, तो R1 का मान 0.4 प्लस R2 का मान 0.8 प्लस R3 का मान 0.6 प्लस R4 का मान 0.6, कितना आ जाएगा बाबू, 6 6 12 और 12 8 20 20 4 24, 2.4 ओम, कितना आएगा 2.4 ओम। आप जोड़ लीजिएगा, तो 2.4 ओम ये सब मिल करके आ जाएगा आपका पूरा प्रतिरोध। इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 8 ओम, सॉरी 2.4 ओम, मतलब इन सभी का मिला करके कितना पावर है, 2.4 ओम का पावर है, बस। तो आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो क्वेश्चन का तो आपको नोट्स नहीं मिलेगा बाबू, कहाँ से कि क्वेश्चन हम अपने मन से दिए हैं, यहाँ पे जो भी दिए हैं क्वेश्चन अपने मन से दिए हैं। हाँ, लेकिन सारा टाइप बेस्ड जो है सारा हम बताएं हैं, जितने बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं सारा टाइप हम बता चुके हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन आप यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन आपको नोट्स मिल जाएगा, थ्योरी का नोट्स आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आपको थ्योरी का नोट्स पूरा मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समांतर क्रम संयोजन के बारे में समझेंगे, उसका जो है न्यूमेरिकल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।